डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग DFCCL एग्ज़ाम के लिए रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज मेरा पहला वीडियो रिवीजन सीरीज का, और इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे सर, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसका थ्योरी पार्ट हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस थ्योरेटिकल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं, वहीं सब देखते चलेंगे। यानी कि कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारा ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज है ये। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए होगा, जो कि टेक्निकल डोप यूट्यूब चैनल पे होगा, जो कि ये टेक्निकल डोप पे आप जो वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक लाइन लिखा होगा, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। अब चलिए इसी का नाम लेकर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पूरा डिस्कशन करेंगे वो पावर सिस्टम के रिगार्डिंग करेंगे। पावर सिस्टम में अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो एक वीडियो में रहने देंगे, नहीं तो अगर इसका एक और पार्ट बनाना होगा तो उसमें भी हम लोग बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में देखते हैं कि सर ट्रांसमिशन लाइन हमारा, मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा कि ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारा कौन से मटेरियल से बनता है, मतलब कि हमारा यूज क्या होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम पूछा जाता है तो सर लिखोगे कि हमारा यहाँ पे यूज होता है एल्यूमिनियम। अभी इसके पीछे वजह क्या है, एल्यूमिनियम ही क्यों यूज होता है, तो हम लोग को पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फार्मूला होता है ρl/2πε0 ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस है। अब जो अगर हम लोग सेम रेजिस्टेंस का बात करें कॉपर और एल्यूमिनियम में, तो हम लोग ये जानते हैं कि सर एल्यूमिनियम का क्या क्या चीज़ हमारा कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा होता है सेम रेजिस्टेंस के लिए। तो देखो वेट हमारा कम होगा, वेट कम होगा, चलो सही बात है, वेट लाइट होगा इसका एल्यूमिनियम का। और क्या होगा सर इसमें, ये हमारा कॉस्ट में भी हमारा कम होगा, रेजिस्टिविटी इसका ज़्यादा होता है सर एज कम्पेयर टू कॉपर सेम रेजिस्टेंस के लिए। उसके बाद हम लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा सेम रेजिस्टेंस में एल्यूमिनियम के पास क्या होगा सर, एरिया ज़्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। अब देखो क्या होगा सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि एरिया का वैल्यू ज़्यादा होने से बोल सकते हैं कि रेडियस का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ई का वैल्यू हमारा कम हो जाएगा इस फार्मूला से। तो हम लोग जो है ना ये बोलते हैं कि सर हमारा कोरोना लॉस रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, इतने सारे एडवांटेज हैं एल्यूमिनियम का यूज करने में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग रेटिंग देखेंगे वोल्टेज के ऊपर। ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग देखेंगे, सॉरी ट्रांसमिशन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे ऑन द रेटिंग ऑफ, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग। यानी कि हम लोग इसमें क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन वोल्टेज रेटिंग। अब इसमें क्या क्या होगा वो देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले देखोगे इसमें कि हमारा हाई वोल्टेज के बारे में पूछा था, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज का रेंज जो होता है ना 11 kV एंड 33 kV होता है। दूसरा हमारा आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जिसको EHV बोलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसका रेंज जो होता है वो होता है हमारा 66 kV, सॉरी 66 kV, 132 kV और 220 kV। तीसरा जो होता है हमारा होता है मॉडर्न EHV, इसका होता है हमारा 400 kV। चौथा जो होता है अल्ट्रा HP। ठीक है, ये कितना होता है हमारा 765 kV। यानी याद कैसे रखोगे, देखो हमारा HB में हो जाएगा 1133, हमारा EHB में हो जाएगा 66132 और 220 kV। ठीक है, और उसके बाद से एक मॉडर्न में होगा और एक हमारा अल्ट्रा HB में होगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल्स क्या होता है, देखो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको PD लिख दे रहे हैं, फुल नहीं लिख रहे हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हमारा आता है 11 kV। ठीक है, इसमें हम लोग 3 फेज और 3 कोर यूज करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग देखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको ST लिख दे रहे हैं, वैसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा ही लिखा जाता, नहीं सर ऐसा नहीं, HB पहले लिखा जाएगा लेकिन ST कहीं नहीं दिखेगा, आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसको पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक होता है 415 वोल्ट, ठीक है,
3 फेज 4 वायर, और एक होता है हमारा 220 वोल्ट, ये होता है सिंगल फेज 2 वायर। ठीक है, 3 फेज 4 वायर मतलब कि हमारा 3 फेज एक न्यूट्रल। क्लियर है। अब देखो हम लोग अब फिर देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, कि ट्रांसमिशन लाइन का डेफिनेशन पूछ देगा तो क्या लिखोगे। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अगर एक भी लाइन पूछ देगा तो क्या लिखोगे, तो इसके अंदर लिखोगे कि सर हमारा लाइन कनेक्टिंग आउटपुट स्टेप अप ट्रांसफार्मर टू एट सब स्टेशन, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, और ये हमारा क्या है सर, ये हमारा सब स्टेशन है। इसके बीच में जो लाइन कनेक्टिंग जिससे हम लोग कंडक्टर से करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन हो गया। चलो अब हम लोग देखेंगे सर फीडर के बारे में। फीडर इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। फीडर में क्या क्या देखोगे, फीडर का हमारा बात क्या है सर, इसमें लिखोगे कि लाइन कनेक्टिंग आउटपुट ऑफ सब स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि हमारा ये हमारा सब स्टेशन है, सब स्टेशन, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, टीएस लिख देते हैं। इसके बीच में जो लाइन कनेक्टिंग करेगा उसको हम लोग फीडर बोलते हैं सर। अब फीडर में कुछ कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखना होता है सर। फीडर में हमारा कोई भी लोड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि नो लोड डायरेक्टली कनेक्टेड, ये भी सवाल पूछा जाता है, नो लोड डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद से इसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि इसमें हमारा करंट हमेशा फिक्स रहेगा, करंट हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि टैपिंग ही नहीं होगा तो चेंज हमारा करंट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से आई आ रहा तो यहाँ पे भी आई आएगा, कोई टैपिंग ही नहीं हो रहा, बीच में कोई टैपिंग ही नहीं हो रहा। ठीक है, कोई लोड कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें लिखोगे कि हमारा कैरी कांस्टेंट करंट। ठीक है, उसके बाद से जो है इसमें एक और पॉइंट लिखोगे कि इसमें हमारा लॉसेज जो होता है ना, क्रूशियल पॉइंट होता है। इसमें हमको क्या करना है, लॉसेज मिनिमम से मिनिमम रखने का कोशिश करना है फीडर के अंदर। अब फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट में सर डिस्ट्रीब्यूटर का। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो हमारा जो है इट डिस्ट्रीब्यूट पावर टू लोड बाय मींस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो पावर लोड को दिया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। देखो सर यहाँ पे हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सीखना है आपको। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर लगा दिए, ठीक है, ये हमारा लोड हो गया। चलो अब क्या हो रहा है सर, यहाँ से अगर करंट हमारा आई आ रहा है, यहाँ अगर I1 चला गया तो फिर हमारा यहाँ बच गया I माइनस I1, यहाँ से I2 अगर चला गया तो यहाँ बच गया I1 माइनस I2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और सवाल पूछता है कि सर्विसमेन और सबमेन कहाँ होता है। सर लोड और ट्रांसफार्मर के बीच का जो वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबमेन, और हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसफार्मर तक का जो होगा उसको बोलेंगे सर्विसमैन। ठीक है, सबमैन सर्विसमैन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। इसमें हमारा देख रहे हैं कि करंट हमारा फिक्स नहीं है। देख रहे हो टाइपिंग करने के बाद यहाँ से हम लोग लोड कनेक्ट कर दिए, टाइपिंग करके यहाँ पे, यानी कि हम लोग बीच में टाइपिंग कर सकते हैं, बीच में लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हो कि डज नॉट कैरी कांस्टेंट करंट। अब इसमें एक और चीज़ आता है निकल के कि हम लोग को इसमें ये ध्यान रखना कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो। तो वोल्टेज ड्रॉप इज मोस्ट क्रूशियल। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लोड को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमको यहाँ पे मेन कंसीडर करके चलना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में, पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ कंडक्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंगल स्ट्रैंड के बारे में। तो सिंगल स्ट्रैंड में पता है कि सर एक ही वायर है। ठीक है, द कंडक्टर हैज ओनली वन स्ट्रैंड। क्लियर है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड कंडक्टर, इसको डिटेल में पढ़ाया गया है, वैसे मैं अभी बस बता दूँ वर्सेज हॉलो कंडक्टर। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग सेम करंट डेंसिटी का बात करें, सेम करंट रेटिंग का बात करें, तो हमारा जो है आउटर रेडियस किसका ज़्यादा होता है सर, आउटर रेडियस जो होता है ना हॉलो कंडक्टर का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे रिप्रेजेंट करता है। हॉलो कंडक्टर का रेडियस ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, अगर रेडियस ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा सर, हॉलो कंडक्टर में क्या होगा,
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी कि हमारा कोरोना लॉस कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ का बात करते हैं, तो हमारा जो है ना सॉलिड कंडक्टर का स्ट्रेंथ क्या होगा सर, ज़्यादा होगा, सॉलिड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हॉलो। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हॉलो कंडक्टर बेटर देन सॉलिड एज, किसके बेसिस पे, कोरोना के बेसिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हॉलो कंडक्टर, सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि कुछ चीज़ आप लोग का, हॉलो कंडक्टर इज बेटर देन सॉलिड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेन एक पॉइंट का, जो कि हर एक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, स्किन इफेक्ट के बारे में। स्किन इफेक्ट का नाम से स्किन से ही लगता है कि हमारा जो कंडक्टर का स्किन के ऊपर अगर करंट फ्लो करने लगे तो हम लोग उसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट, यानी कि व्हेन करंट मेनली फ्लो नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर और स्किन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर एक और सवाल पूछा जाता है कि हमारा जो है ना किस इफेक्ट में करंट जो है ना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो हमारा जो है इन दिस इफेक्ट करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसके वजह से सर, स्किन इफेक्ट की वजह से। अब ये सब होता क्यों है, डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, इसको बस याद रखोगे। डेल्टा जो होता है इसको स्किन डेप्थ बोलते हैं। स्किन डेप्थ मतलब कि डेप्थ अप टू विच करंट इज इफेक्टिवली कंसंट्रेटेड फ्रॉम द स्किन ऑफ कंडक्टर, यानी कि कितना, देखो इसका फार्मूला बस याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। देखो 2/ओमेगा रो, और ये म्यू, रो नहीं सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा इसको बोलते हैं, इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये हमारा परमेबिलिटी है और ये हमारा रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा, डेल्टा का वैल्यू घटेगा, डेल्टा का वैल्यू घटेगा। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू घटने का मतलब क्या है कि हमारा जो करंट का, देखो डेल्टा क्या बताता है कि अप टू विच लेंथ करंट हमारा कंसंट्रेटेड है। मान लेते हैं कि इतना लेंथ में हमारा करंट जो है ना कंसंट्रेटेड है, ऊपर वाला लेंथ में। ठीक है, अगर मान लो ये डेल्टा है, लेंथ ही डेल्टा है, अगर डेल्टा का वैल्यू कम होगा तो करंट बहुत कम दूर में कंसंट्रेटेड होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा कम होने से करंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, स्किन मतलब कि सॉरी सरफेस ऑफ कंडक्टर की तरफ और बढ़ जाएगा, बोलो और बढ़ जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, डेल्टा कम होने से हो सकता है ना करंट का, देखो मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, देखो मान लो अगर हमारा नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे करंट जो है कुछ यहाँ तक कंसंट्रेटेड है, यहाँ तक डेल्टा का वैल्यू है, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा का वैल्यू घट रहा है, तो डेल्टा 1 आ गया। ठीक है, डेल्टा 1, ये लेंथ डेल्टा 1 है, यानी कि डेल्टा 1 का जो वैल्यू है हम लोग बोल सकते हैं कि सर अब क्या होगा, हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट का जो है ना कंसंट्रेशन क्या होगा, कम ही दूर में है, करंट हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है। हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे करंट हमारा एंटायर कंडक्टर के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, यानी कि स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। दूसरा केस ये होता है कि अगर कंडक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा, डेल्टा घटेगा, यानी कि स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। बस इस फार्मूला से सब चीज़ कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू 0 लेते हैं, यानी डीसी के केस में, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेल्टा हम का वैल्यू इन्फिनिटी होने से हमारा करंट जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि नो इफेक्ट। तो हम लोग इस केस में क्या बोलते हैं कि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और इसमें लिख लोगे कि नो स्किन इफेक्ट। ठीक है, चलो इसके वजह से, स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एसी ग्रेटर देन होता है रेजिस्टेंस ऑफ डीसी, क्योंकि हमारा जो है करंट हमारा, देखो यहाँ पे एसी वाले केस में क्या हो रहा था, हमारा एरिया कम हो रहा था, एरिया कम होने से क्या होता है, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। डीसी वाले केस में क्या होता है, हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ हो रहा था, एरिया घट जा रहा था। क्लियर है, इसीलिए हमारा आर एसी ग्रेटर देन होता है आर डीसी के। क्लियर है, चलो स्किन इफेक्ट का हो गया, बेसिक ही पढ़ रहे हैं बस हम लोग। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैंडेड कंडक्टर का। स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या समझते हैं कि कंडक्टर है जो मल्टीपल स्ट्रैंड, यानी कि होता है ना कि हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रैंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर है। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रैंड को क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड कंडक्टर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सर, हमारा इसमें सेम आउटर रहता है, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टैंडर्ड कंडक्टर कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। क्लियर है, हम लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा रेडियस जो होगा
रेजिस्टेंस जो होगा स्टैंडर्ड कंडक्टर का क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग देखो इसमें एक पॉइंट याद रखोगे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ना सॉलिड कंडक्टर के कंपेयर में इसका कम होता है। तो यहाँ पे लिख लोगे एक पॉइंट, देखो कभी कभी पूछता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका कम होता है, लेस देन होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारा जो है ना लेस होगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस ये लिखा होगा करंट इज मोर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टैंडर्ड कंडक्टर कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। ये सब नहीं पूछता, लेकिन ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला बात पूछ जाता है। ठीक है, जो पूछेगा मैं बताते चलता हूँ। अब हम लोग देखते हैं सैग के बारे में। सैग का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है सर? मान लो हमारा दो पोल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ से कुछ इस टाइप से गैप बन जाता है, इसको हम लोग सैग बोलते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेट होना चाहिए लेकिन इसको सैग बोलते हैं। ठीक है, चलो इसका फार्मूला मेनली याद रखोगे, इसके ऊपर पूछा जाता है। सैग का फार्मूला रो एल स्क्वायर बाई 8t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टावर्स, या इसी को बोलते हैं स्पैन लेंथ, होता है ना दो पोल के बीच का लेंथ, स्पैन लेंथ। ठीक है, इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो। अब जो है हमारा यहाँ पे T क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का। रो क्या है हमारा, मास डेंसिटी। मान लो अगर ये कंडक्टर जो है, जो कंडक्टर है ये हाइट, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो सैग क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सैग कम होने का मतलब क्या है, हमारा हो सकता है कि ये अप्रॉक्स सीधा सीधी रहे, लेकिन अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो ये ब्रेक करने का भी चांस रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको ब्रेक होने का भी चांस रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी कि आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो, उसमें भी आपको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, सैग आपका बढ़ेगा। देखो लेंथ बढ़ाओगे तो सैग आपका बढ़ेगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है फार्मूला से, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ भी एक लिमिट तक ही एक्सटेंड करा जाता है, अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ब्रेक कर जाता है मटेरियल हमारा। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे, बस फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में। ये क्या होता है सर? तो इसमें लिखा होगा कि इन स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता था, स्टैंडर्ड कंडक्टर में टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता था, सैग ज़्यादा हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता, सैग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, वी रिप्लेस एल्यूमिनियम स्ट्रैंड इन AAC बाई स्टील स्ट्रैंड विच इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या करते थे, देखो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या होता था, स्टैंडर्ड कंडक्टर में हमारा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ था। अब इसकी वजह से क्या होता था, हमारा सैग ज़्यादा हो जाता था, हाई सैग। ठीक है, सैग ज़्यादा हो जाता था। क्लियर है, चलो अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो एल्यूमिनियम था ना स्ट्रैंड में, उसको रिप्लेस कर देते। हमारा पहले क्या था, AAC था, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम रिप्लेस्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे को, वी रिप्लेस AL स्ट्रैंड, एल्यूमिनियम स्ट्रैंड इन AAC बाई स्टील स्ट्रैंड। ठीक है, स्टील स्ट्रैंड से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टील क्या करता है सर, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, विच इंक्रीजेज टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है, समझ रहे हो यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहीं से हमारा आता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, यानी कि ACSR। ठीक है, यहीं से हमारा आता है। इससे क्या होगा सर, इंक्रीज करके स्मूथनेस ऑफ कंडक्टर, रिड्यूस कोरोना, वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रैंड वेयर रेडियस ऑफ ईच स्ट्रैंड इज लेस। अब देखो इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो मैं उसको बता रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, नेमिंग ऑफ ACSR कंडक्टर। ठीक है, नेमिंग ऑफ ACSR कंडक्टर। अब देखो क्या होता है, अगर मान लो हमारा ACSR x/y दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या समझोगे, इसमें समझोगे मिनिमम XY जो होगा ना, वो क्या होगा आपका, नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड, जो भी मिनिमम होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा X और Y में
उसको क्या लोगे सर, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे नंबर ऑफ स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 1 वाले फार्मूला का यूज करके। क्लियर है। अब एक एक करके पुट कर लेते हैं। अगर हमारा यहाँ पे x क्या है, लेयर है, x हमारा लेयर बताएगा। अगर पहला केस मान लो x का वैल्यू 0 है, यानी कि कोई लेयर नहीं है, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितना यूज होगा, नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितना यूज होगा, 1, ठीक है। यानी कि हमारा एक मटेरियल है, उसके अंदर एक ही स्ट्रैंड रहेगा, कंडक्टर एक ही रहेगा। मान लो हम लोग ये भी बोल सकते हैं x का वैल्यू जो है 2 लेते हैं, सॉरी x का वैल्यू 1 लेते हैं, एक लेयर बनाते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3x प्लस 1, यानी कि 3 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 1, यानी कि 7 हो जाएगा। क्लियर है, 7 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 6, ठीक है। अब देखो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो होगा, देखो पहले वाले में मैंने फिगर नहीं बनाया, ये हमारा देखो एक ही होगा कंडक्टर, डायमीटर इसका होगा d, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या होगा, एक हमारा हो गया मेन कंडक्टर स्टील वाला, एक कितना लेयर होगा, एक ही लेयर है ना, 2 3 4 5 6 7, दिख गया ये, बोलो इस इक्वल ही रहेगा, मेरे से इक्वल नहीं बन रहा है, इक्वल ही रहेगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि कितना डायमीटर होगा इसका, ये आपका कैपिटल D है, ठीक है। सारे हमारे इक्वल ही डायमीटर होंगे, तो ये आप बोल सकते हो, बोलो क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल D है ये, कैपिटल D होगा आपका 3D के, बोलो एक स्ट्रैंड का D, एक इसका D, इसका D, स्मॉल d ना, तो D = 3D आ गया ना। बोलो D हमारा क्या है, ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्लियर है, D हमारा क्या है, ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड आउट कर लोगे। एक लेयर था, 2 लेयर में आपका कितना होगा, सब कुछ देख सकते हो, आप खुद से कर सकते हो। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हमारा क्या होता है। तो रेजिस्टेंस हमारा आता है लॉसेज की वजह से, इंडक्टेंस हमारा आता है मैग्नेटिक लॉसेज की वजह से, ठीक है, और कैपेसिटेंस आता है चार्ज की वजह से, ठीक है, और कंडक्टेंस आता है लीकेज की वजह से, ठीक है, लीकेज करंट की वजह से। तो वो सब पढ़ने से पहले हम लोग अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला रखते हैं कि किसका, इंटरनल इंडक्टेंस का, इंटरनल इंडक्टेंस का। इंटरनल इंडक्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एल इंटरनल का जो फार्मूला होगा μ0/8 पाई हेनरी पर मीटर, ठीक है। इसी को अगर जो है मिली हेनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। μ0 का वैल्यू पता है, 8 पाई का वैल्यू पता है, क्लियर है। अब यहाँ पे इंडक्टेंस एक्सटर्नल निकालना होगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 0.2 ln d/r मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। इसको ही हम लोग लिख सकते हैं μ0/2 पाई ln d/r हेनरी पर मीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, बस कुछ नहीं करना, μ0 का वैल्यू पुट करके 2 पाई से कैंसिल करके तो 0.2 आ जाएगा। उसको जो है ना मिली हेनरी पर किलोमीटर में कन्वर्ट किया हुआ, एक्चुअल में हेनरी मीटर ही होता है, हेनरी पर मीटर होता है, उसको मैं कन्वर्ट कर लिया मिली हेनरी पर किलोमीटर में। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, टोटल इंडक्टेंस कैसे निकलाता है वो देखो। टोटल इंडक्टेंस जो होगा एल इंटरनल प्लस एल एक्सटर्नल, तो टोटल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एल μ0/2 पाई ln d/r डैश, ठीक है। r डैश जो होता है हमारा 0.7788 r होता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक।
इसको ही अगर आप, ये हमारा है हेनरी पर मीटर में, अगर इसको किलोमीटर मिली हेनरी पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। म्यू नॉट का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से आएगा 0.2 ln d/r डैश मिली हेनरी पर किलोमीटर। क्लियर है? आर डैश हमारा क्या है, आर डैश का भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। आर डैश का मीनिंग क्या है, आर डैश जो है हमारा क्या है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। इसको क्या बोलते हैं सर, इफेक्टिव डिस्टेंस अप टू विच सेल्फ फ्लक्स लिंकेज अकर्स। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सिंगल फेज 2 वायर लाइन के लिए इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला। सिंगल फेज 2 वायर लाइन के लिए, चलो L जो होगा आपका म्यू बाई पाई ln d बाई अंडर रूट R1 डैश R2 डैश। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, R2 R1, ये डिस्टेंस दी है दोनों के बीच का। ठीक है, ये डिस्टेंस दी है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग देखेंगे बंडल्ड कंडक्टर के बारे में। एक एक करके जो भी हो रहा है समझते चलते हैं, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बंडल्ड कंडक्टर, बंडल कंडक्टर में क्या देखोगे, देखो हम लोग इसमें लिखते हैं कि वी रिप्लेस ए सिंगल वायर बाय ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर विच इंक्रीज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड हेंस रिड्यूस कोरोना। सिंपल बात है। क्लियर है? तब इसमें इसका एडवांटेज हमको मेन पढ़ना है। एडवांटेज इसका देखते हैं, एडवांटेज इसका देखते चलते हैं। एडवांटेज इसका क्या है सर, सबसे पहले लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, तो क्या होगा सर, कोरोना लॉस रिड्यूस करेगा। यहाँ से सवाल पूछा जाता है अक्सर, एल रिड्यूस करेगा, इसके वजह से क्या होगा सर, हम लोग GMD हमारा इसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू GMR। ये सब GMD GMR बाद में हम लोग देखेंगे। एल डिक्रीज करने से क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, एल डिक्रीज करने से क्या होगा सर, एक्सेल भी हमारा डिक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम पावर हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये तो पता है आपको। पांचवा देखो, कैपेसिटेंस भी हमारा इंक्रीज करता है, तब पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें आप लोग के एग्जाम के लिए और कोई पॉइंट नहीं बच रहा है। क्लियर है? अब आपको 3 फेज कन्फिगरेशन के बारे में तो नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में। 3 फेज कन्फिगरेशन के बारे में तो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, नहीं पूछेगा 3 फेज के बारे में। हम लोग बस जो है ना एक काम करते हैं, क्या देख लेते हैं, हमारा इसमें देखते हैं कि सर ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। हमारा इसमें देखते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। इसमें लोग ये जानते हैं कि सर हमारा ड्रॉबैक ऑफ एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है सर, हमारा जो है इसमें क्या होगा देखते हैं। तो इसमें हमारा सर क्या होगा, अनबैलेंस रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है। क्लियर है? ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं सर, हम लोग पोजीशन ऑफ कंडक्टर इज चेंज एट रेगुलर इंटरवल, सो ईच फेज लाइज एट द ऑल पोजीशन एंड इंडक्टेंस ऑफ ईच फेज इक्वल। क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज करने की वजह से क्या होता है, सारे फेज का इंडक्टेंस हमारा आ जाता है इक्वल। क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए, अब इंडक्टेंस में तो और फार्मूला कुछ पूछेगा नहीं, खैर मैं इसको नहीं लिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोग के लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या लिखोगे, देखो इसमें आप लिख लोगे डायरेक्ट जो है ना, R रो L बाई A। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बताएं मैं यहाँ पे, हाँ सिंगल फेज और अर्थ वाला 3 फेज सिस्टम। ठीक है, इसमें भी चलो इंसुलेशन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे। चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो इंसुलेशन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग जो है ना देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। क्या देखेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेशन, ये सॉरी रेजिस्टेंस वाला में कुछ नहीं, फार्मूला है, 2 रेजिस्टेंस को ऐड करता है और कुछ है नहीं, तो मैं इसको बेकार में टाइम किलिंग नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन,
क्लियर है। तो इसमें आप फार्मूला बस लिख लो, एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे आपके काम में आएगा। देखो सबसे पहले जो है ना सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए लिख लो, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए लिख लो, C इज इक्वल टू होगा आपका पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln d बाई √r1 r2, ठीक है। और ये C का जो वैल्यू होता है लाइन टू लाइन, ये फॉर्मूला बस याद रखोगे, इसके ऊपर ही सब कुछ पूछेगा, इसमें याद रखोगे ये C जो होता है लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस होता है। क्लियर है। अब इसमें जो है आपको लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिखाता रहूँ, यहाँ पे आपको याद रखना है लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। इसका भी फार्मूला याद रखो नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे फिर, ठीक है। इसका फार्मूला होगा CAN से रिप्रेजेंट करो लाइन टू न्यूट्रल, इसका होगा आपको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d बाई r1, ठीक है। 2 कंडक्टर है तो लिख लो CBN का क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो, ln d बाई r2। बस फार्मूला आपको रिलेट करना है, वहाँ आपसे फार्मूला पूछ देगा या फिर रिलेशन पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब कैपेसिटेंस भी हमारा बहुत चीज़ का है तो वो सब पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सबसे सिंपल देखते हैं अब क्या, लाइन चार्जिंग करंट, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि लाइन चार्जिंग करंट से जो है ना सवाल पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो अब देखेंगे हम लोग लाइन चार्जिंग करंट। लाइन चार्जिंग करंट में क्या देखते हैं, द पोर्शन ऑफ सेंडिंग एंड करंट बीइंग स्टोर्ड ऑन द लाइन, वही हमारा लाइन चार्जिंग करंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। इसको हम लोग IC से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या होता है ओमेगा CPH VPH, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। इसको याद रखोगे हमेशा IC का वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग जो है अब हम लोग पढ़ते हैं सर केबल के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है केबल के बारे में। चलो केबल के बारे में पढ़ते हैं। केबल में कौन सा, अंडरग्राउंड केबल के बारे में, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। एक एक करके पॉइंट लिखते चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लिखेंगे नहीं। सबसे पहले हम लोग देंगे, पहला मतलब कंडक्टर ही होगा, उसके ऊपर हम लोग देंगे इंसुलेशन। चलो इंसुलेशन का लेयर देंगे। अब इंसुलेशन में जो होता है ये क्या होता है सर, प्रिवेंट करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्रॉम लीकेज टू ग्राउंड, ठीक है। इसमें हम लोग मटेरियल कौन कौन से यूज करेंगे सर, वल्कनाइज रबर का यूज करेंगे, ठीक है। हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज करेंगे, इम्प्रीगेटेड पेपर का यूज करेंगे, क्रॉस लिंकेज पॉलीथीन का यूज करेंगे। क्लियर है, यानी कि हम लोग इसमें यूज क्या क्या करेंगे सर, वल्कनाइज रबर का यूज करेंगे 10 से 20 किलोवोल्ट पर mm तक, ठीक है, स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लोग PVC का यूज करेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ये इसका 18 kb पर mm। फिर हम लोग जो है ना इम्प्रीगेटेड पेपर यूज करेंगे 30 kb पर mm, ठीक है। फिर हम लोग जो है ना XLPE क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन, इसका हम लोग 20 kb पर mm तक यूज करेंगे, ठीक है। इंसुलेशन कर लेंगे, इंसुलेशन के ऊपर हम लोग देते हैं मेटेलिक शीट, मेटेलिक शीट देंगे। इसका सर क्या काम है, मेटेलिक शीट क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ये मॉइस्चर नहीं आने देगा, ठीक है। ये हमारा लेड और एल्युमिनियम इसमें यूज होगा, लेड और एल्युमिनियम इसमें यूज होता है। तीसरा हम लोग करेंगे बेडिंग। इसमें क्या होगा सर, ये करेगा कोरोजन से प्रिवेंट, ठीक है, कोरोजन से प्रिवेंट करेगा। फाइबरस मटेरियल का बना हुआ रहता है जो इसमें यूज होगा, जूट का यूज करते हैं, कटन का यूज करते हैं, या हेसियन टेप भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो चौथा हम लोग यूज करेंगे आर्मरिंग। इसके अंदर जो है आर्मरिंग में हम लोग क्या देखते हैं सर, कि हमारा प्रिवेंट करेगा मैकेनिकल डैमेजिंग से, ये रुकता है, ठीक है। आर्मरिंग में गैल्वेनाइज स्टील टेप का यूज होता है जनरली, ठीक है, गैल्वेनाइज स्टील टेप का। क्लियर है। अब हमारा होता है सर्विंग। सर्विंग में हमारा ये कोरोजन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और मटेरियल को सेव करता है। किससे सर, सॉरी सेम मटेरियल यूज होता है जो हमारे बेडिंग में यूज होता है। क्लियर है, सेम मटेरियल यूज होगा जो हमारे बेडिंग में यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट।
इसके अंदर क्या देखेंगे सर कि when two conductor close to each other their magnetic field impact current distribution each other, ठीक है। अगर दो कंडक्टर हमारा आसपास हो तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, रिड्यूसेस इफेक्टिव एरिया ऑफ कंडक्टर्स और रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। क्लियर है। इससे क्या होगा सर, इससे भी हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। इससे भी क्या होगा सर, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से क्या होगा सर, रिड्यूस क्या करेगा, इफेक्टिव एरिया एक दूसरे का, इफेक्टिव एरिया, जिसकी वजह से क्या होगा, एरिया ऑफ कंडक्टर सो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीजेज। चलिए इसमें और क्या देख सकते हैं सर, देखो सेल्फ फ्लक्स की वजह से क्या आता है, सेल्फ फ्लक्स की वजह से होता है स्किन इफेक्ट, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है सर, म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से, म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से होता है प्रॉक्सिमिटी अफेक्ट, ठीक है। और हमारा नो प्रॉक्सिमिटी और स्किन इफेक्ट इन डीसी, ठीक है, हमेशा याद रखोगे, नो प्रॉक्सिमिटी और स्किन इफेक्ट इन डीसी। क्लियर है। चलो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे देखेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, या अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।